of teaching younger generations. As I mentioned, you know how USA, British or Germany would teach their students about the history that they may not be really very proud of. So thank you, very proud to be here amongst you, and always great to be at this great university, MSU. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. I invite the guest of honor, Dr. Subramanian Swamy, Honorable former Union Cabinet Minister, to address us all. As a Tamil, my Hindi should be worse, but I'll still speak in Hindi. दो महान कुलपति महोदय, मंच में उपस्थित प्राध्यापकगण और इस स्कूल ऑफ सोशल वर्क के सेमिनार में जो भाग लेने आए आदरणीय मित्रों, गुजरात ने इतिहास में, अपने देश के इतिहास में 1947 के बाद शक्तिशाली नेताओं को पैदा किया है। पहले सरदार पटेल, जिन्होंने देश की एकता के लिए जो योगदान की वो अभूतपूर्व। इसके बाद मोरारजी देसाई, जिन्होंने इमरजेंसी के विरुद्ध में संघर्ष छेड़ा था और पहला जनता पार्टी की सरकार बनाई। और तीसरा अब उभर के आए हुए नरेंद्र मोदी। ना सरदार पटेल को ना मोरारजी देसाई को पूर्ण मौका मिला था। सरदार पटेल भी 47 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, परंतु 1950 में उनको स्वर्गवास होना पड़ा। मोरारजी देसाई की सरकार को गिराई गई, 2.5 साल ही थे। अब मैं चाहता हूं कि लंबे तौर के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इस देश के लिए। सरदार पटेल के संबंध में 3 विषयों पर मैं प्रकाश थोड़ा डालना चाहता हूं। पहले सबने कहा, उसको मैं थोड़ा जोड़कर बोलूंगा। उन्होंने क्या किया जो अभूतपूर्व है। दूसरा है कि क्या यही काम उनके उस समय जो सहयोगी थे या उनके साथ थे वो कर सकते थे यदि उनको भी सरदार पटेल की जगह में होने के लिए मौका मिलता। और तीसरा कि क्या वो विशेष गुण थी सरदार पटेल में जिस कारण से उन्होंने इस देश के लिए इतनी बड़ी सेवा की। भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। माने कि जब भी देश धर्म संकट में होता है तो फिर इस धरती पर मैं अवतार लेकर आता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि जो गुण सरदार पटेल में थी वो किसी और में नहीं थी, और इसीलिए उसको एक महापुरुष मानकर हम सब उसकी पूजा करते हैं। पहले उन्होंने आज़ादी आने की या हम स्वाधीन होने के जैसे समय निकट पहुंचा, उन्होंने जो अंग्रेजों ने अपने देश में फूट का बीज बोया, उसको जैसे घास, अपने वाइस चांसलर ने अभी कहा
कि घास को उखाड़ के फेंकने जैसे उन्होंने किया। कैबिनेट मिशन प्लान आई थी यहाँ 40 में, जिसमें एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाए। क्यों? जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्यों अध्यक्ष थे? क्योंकि महात्मा गांधी ने चाहा कि वो प्रधानमंत्री बने। मैंने एक बार मोरारजी देसाई से पूछा कि आप इतने भक्त हैं महात्मा गांधी के, ये बताइए कि उन्होंने ये जवाहरलाल नेहरू को क्यों पसंद किया। अब मैं नेहरू परिवार के बारे में बहुत जानता हूँ, उस समय से उनके 4-5 पीढ़ियों के बारे में बहुत जानता हूँ। सिर्फ राजीव गांधी को छोड़कर बाकी सबसे हमारी झगड़ा थी। तो मुझे तो कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे कभी अच्छी अभिप्राय नहीं रही। तो मैंने मोरारजी से पूछा तो मोरारजी ने कहा कि मुझे महात्मा गांधी ने कहा कि सरदार देश के विरुद्ध में कभी कुछ नहीं करेगा अपने के लिए, लेकिन इस नेहरू के बारे में मुझे विश्वास नहीं है। यह मुझे मोरारजी देसाई ने बताया। और कभी कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में महात्मा गांधी भी कहते थे ये तो ब्राउन इंग्लिशमैन है। तो मैं ये कहता हूं कि दुर्भाग्य से सरदार पटेल की देहांत जल्दी हो गई, लेकिन वो जब कैबिनेट मिशन आई उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बनने की बात तय थी। और जब मीटिंग बुलाई तो पीसीसी प्रेसिडेंट ने अधिकांश, अभी संख्या दी थी 13 से 15, और वो जो बाकी 2 थे वो भी मोरारजी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि बड़ा ठीक नहीं होगा यदि 15 से 15, सब जगह एक प्रपोजल तो होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो आचार्य कृपलानी को बुलाकर कहा कि कहीं ना कहीं तुम प्रपोजल ढूंढो। तो 2 ढूंढे गए थे जो रोते रोते जवाहरलाल नेहरू की नाम रखी, और 13 लोगों ने महात्मा गांधी के कहने के बाद भी सरदार पटेल की नाम रखी। तो फिर सरदार को कहा महात्मा गांधी ने तुम क्या कर दो। उन्होंने 1 मिनट भी उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की, तुरंत कहा कि मैं नहीं बनूंगा, जवाहरलाल नेहरू को बननी चाहिए। तो उसके बाद वो कैबिनेट मिशन आई। उन्होंने बदमाशी क्या की, ऐलान कर दिया कि हाँ हम आज़ादी के लिए विचार कर रहे हैं, विभाजन भी हो सकती है, परंतु इतना बात तय है कि जो राजाएं महाराजाएं हमारे देश में हैं उनसे हमने समझौता की थी, और इसीलिए हम चले जाएंगे तो फिर वो स्वाधीन हो जाएंगे और सब अलग अलग देश बन जाएंगे। माने 635 देश उसी में, यानी देश के सारा अखंड हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा राजा महाराजाओं के अलग अलग देश होंगे, और वो ऐसे होंगे कि आपको दिल्ली से मद्रास जाने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके जाना पड़ेगा। मैप में देखोगे तो ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक जिक्सा पजल जैसा, यानी अलग अलग देश का अलग अलग रंग देंगे तो आप तो हैरान हो जाएंगे कि क्या हमारी देश की रूपरेखा होती। तब सरदार पटेल ने बड़ी होशियारी से और वीपी मेनन के सहयोग से, वीपी मेनन ड्राफ्टिंग करते थे, जो बुद्धि थी वो तो सरदार की थी, और वो वकील भी थे, वो टॉप रेट वकील थे। कभी कभी मुझे हंसी आती है कि डॉक्टर अंबेडकर
दलित वर्ग से आए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 में गए और वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी की। वो थीसिस मैंने पढ़ा है, श्रेष्ठ पीएचडी है। उस ज़माने में कोई कल्पना कर सकता था? कोई इंडियन ही जाए, कोई भी यानी किसी जाति के इंडियन जाते तो ये कल्पना नहीं कर सकते थे, परंतु ये गए दलित वर्ग से और वहाँ उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स। फिर लंदन आए, वहाँ उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। फिर वापस हिंदुस्तान आए और उनके रहते हुए जीवन भर लोग उसको भीमराव कहते थे। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति को भीमराव कहते थे, क्योंकि उनका नाम बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज गए, वहाँ फेल हो गए। लेकिन उन दिनों में इंग्लैंड में जो भी हमारे देश से आते थे अच्छे परिवार के, यानी अमीर परिवार के, उनको एक स्पेशल कैटेगरी बनाया था, जेंटलमैन पास। आजकल वो नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी फेल, राजीव गांधी फेल, सोनिया गांधी कभी गई नहीं। तो उनको जेंटलमैन पास दी गई और वापस आए, कैम्ब्रिज रिटर्न। उनको लोग कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो फेल होकर आया उसको पंडित, जो पीएचडी लेकर आया उसको भीमराव। इस देश में कुछ खराबी है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इसको प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हवा में थे, तो सरदार पटेल को तुरंत समझ में आई कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये तो बड़ा शरारतपूर्ण है। तो उन्होंने एक नेगोशिएटिंग चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाई। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल ने बरदौली के बाद देश भर में उनके किसान उनके पक्ष में हो गए। तो हर राजा को ये पता था कि मेरे हमारे देश में ये विद्रोह पैदा कर सकता है। तो इसीलिए राजाओं ने नेगोशिएटिंग टीम उनके कहने पर बना दी और फिर इन्होंने उनसे कहा और बीपी मेनन के जरिए तैयार किया कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार की जाएगी कि कोई भी राजा उस पर दस्तखत करेगा वो उसमें हिंदुस्तान की हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान की हिस्सा बनेगा, या वो अलग रहने चाहता है वो भी अलग रह सकता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं होती तो ये देश में ये जो राजा महाराजाओं की जोड़ने की बात नहीं होती। तो ये राजा महाराजाओं को ये उन्होंने मान ली और इसीलिए मान ली क्योंकि उन्होंने सोचा हमारे पास तीसरी भी विकल्प है कि हम नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे और ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सरदार पटेल ने तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक तरफ सरदार पटेल महान वकील और दूसरे तरफ जिसको डंडा मारना है और डंडा मारने के लिए तैयार। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन आने के बाद फिर सरदार पटेल ने नेगोशिएशन शुरू की। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है साम दाम भेद दंड। किसी को साम, किसी को दाम, किसी को भेद पैदा करना, दंड। अलग अलग राजाओं को देखकर उन्होंने कहा किसी को ऐश और आराम करने के लिए थी उसके लिए व्यवस्था कर दी, किसी को बड़ी पगड़ी पहनने की आशा थी उसके लिए भी परमिशन दे दी, किसी ने अकड़ा तो अच्छा कहा ठीक है मैं तुम्हें देखता हूँ। जूनागढ़ ने तय किया कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँगा। अब वो तो वो तो अलाउड था, उसके लिए अनुमति थी। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में उसने तय किया मैं पाकिस्तान को जाऊंगा। तो सरदार पटेल ने क्या किया, इसकी चरित्र जानता था ये राजा, ये नवाब का। अगल बगल जो थे राज्य वो सब हिंदुस्तान के कपूरथला के यानी काठियावाड़ के सारे विलय हो गए थे। तो उन्होंने वहाँ से डिमांड बनाई कि इंडियन आर्मी भेजें क्योंकि ये जूनागढ़ के नवाब हमारे के देश में आक्रमण कर रहा है। तो सेना भेज करके पूरा घेर लिया
अब ये नवाब डर गया, अब तो ये आ जाएंगे। तो नवाब ने अपना बिस्तर बोरी बांध करके, उसके पास 250 कुत्ते थे, उसको भी लेकर पाकिस्तान चले गया। और ये हिंदुस्तान की वहाँ जो हिंदू जनता थी वो बहुमत में थी, उन्होंने स्वागत किया, आर्मी आया और तुरंत उन्होंने एक रेफरेंडम किया और उसके बाद उसने विलय कर दिया, कोई कुछ बोल नहीं सकता। इसी प्रकार से हैदराबाद, उसने नहीं कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, उसने कहा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, अभी मैं विचार करूंगा। उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट किया कि ये रजाकर हिंदुओं को मार रहे हैं, तो इसीलिए हम सेना को घेर के रखेंगे। तो उसके बाद निज़ाम को समझ में आई, उसने कहा कि अच्छा मैं साइन कर देता हूँ। कहा कि मुझे महल रखना है और मेरा हैरम में 2300 महिला हैं, उसको भी रखना है। मैं कहा रख लो, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक को डील किया। जोधपुर राजा ने तो पिस्तौल लेकर के सरदार पटेल को मारने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने फिर अपनी वकालत की जो उनकी बहस से उनकी जो अनुभव थी उसको लेकर आर्ग्यूमेंट करने लगे। फिर वो जोधपुर राजा रो करके पिस्तौल को नीचे रख दिया और दस्तखत कर दिया। इस समय जितना अड़चन पैदा करते थे जवाहरलाल नेहरू ने क्या हैदराबाद में किया, परंतु इन्होंने सुना नहीं। एक कैबिनेट मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे पता है मतलब भाई तुम कम्युनल हो, तुम्हारी कम्युनल पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलेगी। तो उन्होंने कागज उठा करके कैबिनेट से बाहर निकल गए और जो करना था कर दिया उन्होंने। कश्मीर का मामले पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो तुमने इतने कर दिए, कितने कर दी, 635 में 563 राज्यों को हिंदुस्तान में जोड़ दिया, विलय कर दिया। और वो जो अब राजाओं का कहाँ टाइम है पढ़ने लिखने का, वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में लिखा है कि इफ आई एक्सीड टू इंडिया और पाकिस्तान, that accession is final and cannot be revoked ever। माने कि एक बार मेरे विलय हो जाए, इसके बाद दोबारा इस पर विचार ही नहीं हो सकता। और मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, माने मेरे जो देश में रहते माने लोग हैं, उनकी मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में लिखा है। तो जब कश्मीर का मामला आया तो पहले तो हिंदू राजा था, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में थी। आज भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर को कुल मिलाकर देखोगे, लद्दाख और जम्मू को जोड़ करके वो मेजॉरिटी मुस्लिम नहीं है, वो 48% मुस्लिम, 52% हिंदू या बुद्धिस्ट। अब वो बड़ी संख्या में थे, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू ने, उसकी दोस्ती थी शेख अब्दुल्ला के साथ, पता नहीं रिश्तेदार भी थे या नहीं, वो तो वो कहते हैं ऐसा कुछ है, परंतु हाँ नहीं अभी नहीं। मैं अभी सरदार पटेल के बारे में बताऊंगा। जब जवाहरलाल नेहरू के लिए लेक्चर रखोगे तब मैं उसकी सारी बात बता दूंगा। नो नॉट पर से 2 मिनट का कहानी ही नहीं है, वो तो पूरा रामायण है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने उसको उछाला शेख अब्दुल्ला को। अब ये राजा घबराया हुआ था। उस बीच में पाकिस्तान ने वर्दी उतार करके, साधारण कपड़े पहन करके उन्होंने अपने फौज अंदर भेज दी। और ये राजा का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं, ना उसके पास फौज थी, तो भाग के आया दिल्ली और कहा कि सरदार को कहा कि मुझे बचाओ। उन्होंने कहा कि पहले इसमें दस्तखत करो। तो कहे मैं बाद में करूँगा। नहीं बाद में तुम्हारी भरोसा नहीं है, अभी करो। नहीं तो मैं क्यों भेजूं?
और दस्तखत किया राजा ने। और दस्तखत में कोई जिक्र नहीं है प्लेबिसाइट का। जनमत मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। यानी सरदार की गुण में बता रहा हूं कि वो वकील भी थे तो उसमें भी होशियारी। जहां डंडा चलाना था वहां भी वो पटेल थे ना। किसानों को पता है कि कंट्रोल कैसा रखना है। तो ये किसान की जो उसने आंदोलन की उसके कारण उसका जब दम दिखाना था दिखाते थे, परंतु जहाँ होशियारी दिखानी थी वो भी उसकी ट्रेनिंग थी। तो उसने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन ऐसे बनाई। इसीलिए बाद में माउंटबेटन ने कहा तुम्हारे जैसे चालाक आदमी मैंने देखा नहीं। तो वो साइन होने के बाद उसने फौज भेजी। अब फौज भेज के वो आगे बढ़ने लगे। हमारी फौज तो कहाँ तक चले गई थी, मुजफ्फराबाद। वहाँ हमने कैप्चर किया, परंतु गलती से हमने एक सफ़ेद चमड़े को हमने कमांडर बनाया था, उसने जाकर वहाँ पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया जानबूझकर। एनीवे उस तक जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को बताए बिना